Good afternoon, student. Today we discuss megaloblastic anemia. What is definition of anemia and all the things. So we already know about anemia. Anemia is a condition in which the RBC count is low than their normal count. इसका मतलब ये है RBC का काउंट कम हो जाता है एक नॉर्मल लेवल से, जिसको हम अनीमिया कहते हैं. What is the megaloblastic anemia? Megaloblastic anemia is also type of anemia. Okay. सो आगे बात करते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की. दिस इज़ आल्सो हेमेटोलॉजिकल डिसीज़. ठीक है. तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली लार्ज न्यूक्लिएटेड रेड सेल प्रिकर्सर कॉल्ड मेगलोब्लास्ट इन बोन मेरो. वी ऑलरेडी नो आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वो बोन मेरो के अंदर होता है और इस प्रोसेस को हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं. तो इरिथ्रोपोइसिस के दौरान ये होता है बेटा कि जो रेड सेल की प्रिकर्सर सेल होती है, मतलब रेड सेल के पहले की जो सेल होती है जो बाद में डिवाइड होकर आरबीसी बनती है, उसे हम प्रिकर्सर कहते हैं. उस प्रिकर्सर सेल के अंदर क्या होता है कि डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाती है. ठीक है. और हमें पता है कि जब भी सेल डिवाइड होती है तो अपने डीएनए को डबल करती है. इसका मतलब डीएनए सिंथेसिस होती है. डिफरेंट टाइप की फेजेस हमको देखने को मिलती है सेल डिवीज़न के टाइम. जैसे सेल साइकिल की यदि हम बात करें तो सेल साइकिल में हमको डिफरेंट फेज देखने को मिलते हैं, लाइक इंटरफेस एंड एम फेज. और इंटरफेस में भी अलग अलग फेज होती है, लाइक G1, S और G2. तो G1 फेज में क्या होता है बेटा, G1 फेज में होती है ग्रोथ, यानी ग्रोथ 1 फेज. और G2 S फेज जो होती है वो सिंथेसिस फेज होती है. इसका मतलब ये G1 फेज के बाद जो होता है वो डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का अमाउंट डबल होता है ताकि जो डिवाइड होने वाली सेल है दोनों सेल के अंदर डीएनए का बराबर अमाउंट पहुंच जाए. और एस फेज के बाद होती है G2. इसका मतलब ये है कि जब डीएनए का जब तक सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तब तक कि सेल जो है वो G2 फेज में नहीं जाएगा. और ये नहीं जाने के कारण ही क्या होता है कि न्यूक्लियस का मैचुरेशन जो होता है वो डिले हो जाता है, और जबकि साइटोप्लाज्म और बाकी प्रोटीन्स और आरएनए का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के डिवीज़न और साइटोप्लाज्म के डिवीज़न में एक असिंक्रोनी आ जाती है, एक परेशानी हो जाती है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता है जबकि डीएनए अपने आप को डबल नहीं कर पाता है. इसी की वजह से जो सेल होती है वो लार्ज साइज़ की हो जाती है, और इसी लार्ज सेल को हम मेगलोब्लास्ट कहते हैं. क्योंकि सेल का साइज़ लार्ज हो जाता है तो ईजिली बोन मेरो से जो सेल होती है वो हमारे ब्लड में इंटर नहीं कर पाती है, और ये जो सेल होती है ब्लड में इंटर ना करने की वजह से ये बोन मेरो के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से आरबीसी का अमाउंट जो होता है वो कम होता है धीरे धीरे, और इसी कंडीशन को हम मेगलोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं. ठीक है. क्योंकि अनबैलेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की वजह से होता है, ड्यू टू इम्प्रॉपर एंड डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड नहीं बन पाता है. एंड व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड इज अ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. और डीएनए नहीं बनता है, और 95% केसेस में ये देखा गया है बेटा कि जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में है ये दो चीज़ों की वजह से होता है. एक तो फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, मतलब फॉलिक एसिड या फॉलेट डिफिशियंसी, और सेकंड वन इज़ अ विटामिन B12 डिफिशियंसी. मतलब दो कारणों से हो सकता है, या तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी हमारे फूड में, या फॉलिक एसिड या फॉलेट की कमी हो गई. और कई बार क्या होता है कि ये दोनों की कमी की वजह से भी होता है, मतलब विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दोनों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, या किसी एक फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की वजह से ये होता है. जैसे कि आगे हम देखते हैं उनका. ठीक है. हमें पता है डीएनए जो होता है हर सेल के अंदर होता है. ठीक है. और डीएनए चूँकि इस डिसीज़ में डीएनए सिंथेसिस इम्पेयर्ड होती है, इसी वजह से हमको एबनॉर्मली रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स देखने को मिलती है. मतलब ऐसी सेल जो क्या करता है जिसमें कंटिन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिलती है, बट डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाता है. ठीक है. डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें सेल जो आप बीच में जो सेल देख रहे हो, मैं पॉइंटर यूज़ कर लेता हूँ बेटा. ठीक है. जैसा कि आप ये सेल देख रहे हो, ठीक है, ये पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ. ये सेल जैसे देख रहे हो, ये आसपास आपको नॉर्मल आरबीसी देखने को मिल रही है. ठीक है. जबकि ये बीच में जो सेल है ये सेल का साइज़ बड़ा हुआ है. ठीक है. और यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज़ भी आपको बड़ा दिखा है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज़ भी बढ़ जाता है ड्यू टू आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस.
ठीक है। और ये जो सेल है दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी के पहले की सेल है जिसे हम मेगलोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है, जो कि बोन मेरो के अंदर दिखाई देता है, ठीक। और कई बार ये हमारे सर्कुलेशन में भी इंटर कर जाती है, जिसकी वजह से हम नॉर्मली ब्लड का जो एक सैंपल लेके उसको माइक्रोस्कोप में देख के ऐसी लार्ज साइज़ के आरबीसी देख के हम पता कर सकते हैं कि ये मेगलोब्लास्टिक अनीमिया है। क्लियर, ठीक। अगेन आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो, सीवियर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एंड हाइमोक्रोमिक, अलग अलग टाइप के आप सेल देख रहे हो, ठीक है। मतलब लगभग 2-3 डिसीज को इसी एक पिक्चर में कवर कर लिया गया है, ठीक है, ठीक। रेड सेल आर लार्जर देन ए स्मॉल लिम्फोसाइट, यहाँ पर लिम्फोसाइट से भी लार्ज हमको रेड सेल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। क्यों होती है ये डिसीज़, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसीज़। आप यहाँ जैसे कि देख रहे हो विटामिन B12 डिफिशियंसी, ठीक है। और क्या होता है विटामिन B12 डिफिशियंसी की वजह से? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया तो होता है, साथ साथ में ये क्या करता है बेटा, माइलिन शीट जो होती है, क्योंकि माइलिन शीट क्या होती है, माइलिन इज़ अ कवर ऑन द नर्व, हमारी जो नर्व होती है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, जो इसको माइलिन शीट के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि ग्लू के जैसा काम करता है, ठीक है। सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको चिपकाने का या उसको इंसुलेटेड करने का काम जो होता है वो माइलिन करता है। तो प्रॉपरली माइलिन नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की जो हमारी नर्व होती है उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। फॉलेट डिफिशियंसी को समझ लेते हैं। फॉलेट डिफिशियंसी से और क्या होता है, ये तो होता ही है भाई, विटामिन B12 डिफिशियंसी और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से हमें जो होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। साथ ही जो हमें और दूसरी चीज़ें भी देखने को मिलती है, जैसे वेट लॉस, नर्वस इनस्टेबिलिटी, ठीक है, और एंड आल्सो डैमेज टू माइलिन, ठीक है। ये भी माइलिन शीट को जो होता है वो माइलिन शीट के प्रोडक्शन को इम्पेयर करता है, माइलिन शीट नहीं बन पाती है, ठीक है। एंड अदर कॉजेज ऑफ मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। और क्या कारण हो सकते हैं, और कारण ये हो सकते हैं बेटा कि जैसे कई बार लिवर डिसीज, मिक्सोएडिमा और ल्यूकेमिया एंड सर्टेन हीमोलाइटिक स्टेट में भी हमको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक। ठीक, यहाँ पर हम पहले विटामिन B12 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन B12 क्या होता है और वो कैसे जो होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया करता है, ठीक, और कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की। तो विटामिन B12 का जो नाम होता है बेटा वो होता है कोबालमिन। कोबालमिन इज़ अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। कोबालमिन का मतलब ये होता है बेटा, दिस इज द कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन दैट्स कॉल्ड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड विटामिन B12 कोबालमिन, ठीक है। हम विटामिन B12 को इसीलिए हम कोबालमिन के नाम से जानते हैं, या कोबालमिन इसका केमिकल नेम है, क्योंकि ये कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड होता है, इसका मतलब ये कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, ठीक। इसका एक्टिव फॉर्म मतलब ये बॉडी में हमारे किस फॉर्म में एक्टिव होता है, तो साइनोकोबालमिन के फॉर्म में ये एक्टिव होता है। मतलब यदि हम विटामिन B12 को फूड के थ्रू यदि लेते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाके साइनोकोबालमिन में कन्वर्ट होता है, और ये साइनोकोबालमिन जो होता है बेटा यही एक्टिव फॉर्म है साइनोकोबालमिन का। कोबालमिन यानी विटामिन B12 का एक्टिव फॉर्म इज साइनोकोबालमिन एंड ऑल्सो हाइड्रोक्सीकोबालमिन, ठीक है। हाइड्रोक्सीकोबालमिन ये एक टाइप का विटामिन B12 है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर CN ग्रुप है साइनोकोबालमिन में, ठीक है। और अदर कोबालमिन्स लाइक एक्वाकोबालमिन, नाइट्रोकोबालमिन एंड मिथाइल कोबालमिन, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन B12 एंड एक्टिव फॉर्म ऑफ इन आवर बॉडी। क्लियर। अब सोर्स ऑफ विटामिन B12 की बात करते हैं। जैसे कि हमें पता है विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से हमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। तो सोर्स क्या है, सोर्स जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सॉइल और वाटर एनिमल इंटेस्टाइन। इसका मतलब ये है कि सॉइल मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं, और वाटर एनिमल जो पानी में रहने वाले, जो जल में रहने वाले जीवन इंटेस्टाइन में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। मेन एंड एनिमल हमारी भी इंटेस्टाइन की ल्यूमेन, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। जो विटामिन B12 है 3 to 5 माइक्रोग्राम
एक्सक्रीटेड डेली इन फेसेस, ठीक है। बट हमारे इंटेस्टाइन में भी विटामिन B12 होता है, लेकिन ये विटामिन B12 जो है ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है हमारे इंटेस्टाइन से, ठीक है। इसी वजह से हमें विटामिन B12 के लिए फूड पर डिपेंड रहना पड़ता है। इसका मतलब ये विटामिन B12 जो हमारी बॉडी में बनता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसीलिए अल्टीमेटली हमें जो होता है विटामिन B12 के लिए फूड के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। और ये नॉर्मली जो होता है नॉनवेज फूड्स के अंदर मिलता है, जैसे मसल, लीवर, किडनी, ठीक है, फिश, योग और जितने भी डाइटरी सोर्सेज होते हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं डेयरी प्रोडक्ट इसका मतलब मिल्क, ठीक है, मिल्क में हमको देखने को मिलता है, ठीक है, डेयरी मिल्क इज स्मॉलर अमाउंट में ये देखने को मिलता है। एंड द ओनली वेजिटेबल सोर्स इज पल्सेस। इसका मतलब ये है कि जो प्योरली वेजिटेरियन होते हैं उसके अंदर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। और डेली रिक्वायरमेंट जो होती है, मतलब डेली जो विटामिन B12 चाहिए होता है 1 to 3 माइक्रोग्राम जो होता है हमें विटामिन B12 की डेली रिक्वायरमेंट होती है। और प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में ये जो रिक्वायरमेंट होती है ये बढ़ जाती है 3 to 5 माइक्रोग्राम तक के जो होता है डेली रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में। और कमर्शियल सोर्स यानी कि इसे हम मार्केट से कैसे ले सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ये इसका कमर्शियल सोर्स है, ठीक है। तो अल्टीमेटली सोर्स ऑफ विटामिन B12 के लिए हमें फूड के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। फूड भी जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है उसमें ये भरपूर मात्रा में होता है, जबकि वेजिटेरियन जो फूड होता है उसमें केवल पल्सेस जो होती है, लेग्यूम्स जो होती है, पल्सेस जो दालें होती है उसके अंदर विटामिन B12 बहुत कम मात्रा में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि कंटिन्यू हमें विटामिन B12 मिल रहा है तो हमारे लीवर और बाकी दूसरे ऑर्गन में ये विटामिन B12 स्टोर होता है। और एक बार स्टोर 2 to 4 mg 2 mg लीवर में और 2 mg दूसरे ऑर्गन में ये स्टोर होता है। और ये सफिशिएंट होता है, लगभग 4 साल के लिए हमें विटामिन B12 की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि 4 साल तक के लिए यदि विटामिन B12 की कमी बनी रहती है तो क्या होता है, फिर धीरे धीरे हमें डिसीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, ठीक है, एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि विटामिन B12 फूड में पाया जाता है, ठीक है, और फूड में भी जो होता है ये प्रोटीन से बाउंड होकर, यानी कि जो हम प्रोटीन फूड लेते हैं उस प्रोटीन फूड में विटामिन B12 बाउंड होता है, ठीक है, उसमें घुला रहता है, प्रोटीन के अंदर ये बना रहता है, ठीक। एब्जॉर्प्शन की बात कर ले तो कोबालमिन इन फूड आर बाउंड इन फॉर्म इन एक्टिव फॉर्म। इन एक्टिव फॉर्म में ये कोबालमिन जो है फूड के अंदर बाउंड रहता है जब हम इसे कुक करते हैं, ठीक है, या स्टमक के अंदर जब ये फूड पहुंचता है तो डाइजेशन जब होता है तब जो विटामिन B12 है ये रिलीज़ होता है, ठीक है। विटामिन B12 जो होता है नॉन सॉल्युबल होता है, इसीलिए इसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमें फैक्टर्स, दूसरे कई फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, लाइक R फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड ट्रांसकोबालमिन सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जब हम फूड के थ्रू विटामिन B12 को लेते हैं तो आफ्टर डाइजेशन, स्टमक के अंदर जब डाइजेशन होता है तो इसके अब्जॉर्प्शन के लिए हमें कई सारे फैक्टर की ज़रूरत रहती है, लाइक R फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड ट्रांसकोबालमिन सेकेंड। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं हम, ठीक है, कि हम बॉडी के अंदर ये कैसे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे आप कोबालमिन देख रहे हो, कोबालमिन जो है फूड के थ्रू हमारे स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में पहुंचने के पहले ये R प्रोटीन, R फैक्टर, जो R प्रोटीन होता है एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, उससे ये बाइंड होता है जिसको हम R कोबालमिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और R कोबालमिन कॉम्प्लेक्स जो है आगे चल के इंटेस्टाइन में पहुंचता है। इंटेस्टाइन में R कोबालमिन फैक्टर जो ये कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ से कोबालमिन रिलीज़ हो जाता है और कोबालमिन रिलीज़ होके इंट्रिंसिक फैक्टर IF, इंट्रिंसिक फैक्टर और कोबालमिन बाउंड होते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर और कोबालमिन एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और इंट्रिंसिक फैक्टर ये जो होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर दिस इज ऑल्सो ग्लाइकोप्रोटीन विच इज रिलीज फ्रॉम दी स्टमक सेल। स्टमक सेल से जब HCl सिक्रीट होता है उसी समय इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर और कोबालमिन मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये आगे चल के
हमारे इंटेस्टाइन में यानी कि डिओडेनम में पहुंचता है, और डिओडेनम में पहुंचने के बाद में ये यहाँ से एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार रहता है। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कोबालमिन, ठीक है, कोबालमिन इज विटामिन B12, यहाँ से ये हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो यहाँ से रिलीज होता है, कोबालमिन यहाँ पे फ्री हो जाता है, और कोबालमिन से फिर ट्रांस कोबालमिन जो होता है इसको बाउंड करता है, और ट्रांस कोबालमिन सेकेंड और कोबालमिन ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये डिफरेंट हमारे टिश्यू और सेल्स तक के ये कॉम्प्लेक्स पहुंचता है। और यहाँ पर ट्रांसकोबालमिन जो होता है टिश्यू के पास पहुंचने के बाद यहाँ से ट्रांसकोबालमिन रिलीज हो जाता है, और कोबालमिन को ये रिलीज कर देता है, विटामिन B12 को हमारे सेल के अंदर रिलीज कर देता है, ठीक है, जहाँ पर इसका यूज़ होना होता है, ठीक है, और ट्रांसकोबालमिन यहाँ से फ्री हो जाता है। ये तो वो ऑब्जॉर्प्शन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या है मेटाबॉलिक फंक्शन, क्या है विटामिन B12 जो है कैसे अफेक्टेड करता है, ठीक है। तो यहाँ हम पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं कि विटामिन B12 जो होता है मिथाइल ट्रांसफ़र का काम करता है, यानी कि जो मिथाइल होता है उसको ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि आप देख रहे हो इथाइन एन मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट, ये एक कंपाउंड होता है, इसमें क्या करता है, इससे ये मिथाइल को ट्रांसफ़र करता है। टेट्रा हाइड्रोफोलेट, जो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट में रिलीज हो जाता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट में रिलीज हो जाता है। तो ये मिथाइल ट्रांसफर, अब ये वाला मिथाइल जो है यहाँ से जो रिलीज हुआ ये कोबालमिन में आ जाता है, कोबालमिन इसको एक्सेप्ट कर लेता है, और कोबालमिन कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल कोबालमिन में, और मिथाइल कोबालमिन की प्रेजेंस में जो होता है ये वाला मिथाइल ट्रांसफर जो होता है, मिथाइल कोबालमिन वाला जो मिथाइल होता है ये होमोसिस्टीन से अटैच हो जाता है, और होमोसिस्टीन कन्वर्ट हो जाता है मिथ्योनिन में। तो यहाँ पर आप एक प्रोसेस को समझ लें कि होमोसिस्टीन से मिथ्योनिन जब बनता है, ठीक है, और मिथ्योनिन कई सारी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पर मिथाइल ट्रांसफ़र का काम करता है, और मिथाइल ट्रांसफ़र जो होता है वो कोबालमिन यानी कि विटामिन B12 जो होता है वो मिथाइल ट्रांसफ़र का काम करता है। सेकेंड स्टेप में हम देख लें, सेकेंड बी में यहाँ पर दिया है आइसोमराइजेशन ऑफ एल मिथाइल मेनोलिन कोएंजाइम। अब ये करता क्या है, एल मिथाइल मेनोलिन कोएंजाइम जो होता है वो जो होता है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और सक्सिनाइल कोएंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में समझ लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो होती है ये प्यूरिन बायोसिंथेसिस, ठीक है, प्यूरिन बायोसिंथेसिस रिडक्शन, प्यूरिन बायोसिंथेसिस रिड्यूस्ड एंड डिफेक्टिव DNA, ठीक है, और इसकी कमी की वजह से हमको डिफेक्टिव DNA देखने को मिलता है। डिफेक्टिव DNA क्यों? क्योंकि मिथाइल THF ट्रैपिंग एंड लैक ऑफ एस एडिनोसाइल मिथेनिन कैन कॉज दिस। अब ये देखिए ये प्रोसेस अगर आप पीछे के स्ट्रक्चर में देख सकते हो, अगर ये नहीं होगा तो ये टेट्राहाइड्रोफोलेट यहाँ पर नहीं बनेगा, और टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है आगे आप समझिए टेट्राहाइड्रोफोलेट की जो प्रोसेस है यदि वो स्टॉप हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ट्रैपिंग, और इसी की वजह से जो होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बन आने की वजह से जो DNA होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है। क्योंकि प्यूरिन बायोसिंथेसिस हमें पता है कि DNA में प्यूरिन एंड पायरिमिडीन दो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, और प्यूरिन बायोसिंथेसिस जो होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है, वो उसमें रिडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से DNA सिंथेसिस इम्पेयर्ड हो जाती है, DNA सिंथेसिस नहीं हो पाती है। और मिथ्योनिन एक स्टेप में हम यहाँ पर देख रहे थे, मिथ्योनिन यहाँ पर मिथ्योनिन बन रहा है होमोसिस्टीन से, यहाँ पर देखिए आप इसे होमोसिस्टीन से मिथ्योनिन विटामिन B12 की प्रेजेंस में बनता है। अगर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, मिथ्योनिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से न्यूरोनल हमको डैमेज देखने को मिलता है, ठीक है, और DNA सिंथेसिस जो होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, ठीक है। सेल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन और रोल इन फोलेट अपटेक स्टोरेज। विटामिन B12 जो होता है ऑल्सो रोल इन फोलेट अपटेक, जो फोलिक एसिड होता है उसके अपटेक में भी ये काम आता है। मतलब विटामिन B12 नहीं होगा तो फॉलिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी उसको ले नहीं पाएगी, और ले नहीं पाएगी तो फॉलिक एसिड की भी कमी हो जाएगी। इसका मतलब है कि विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। इरिथ्रोपोइसिस की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें जो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक। और ये नहीं होगा तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हमको देखने को मिलेगा हमारी बॉडी में, ठीक।
अब डिफिशियंसी कैसे हो सकती है? देखो, पहले भी हमने कई कारण डिस्कस किए कि एक तो डायरेक्ट न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, इसका मतलब ये है कि जो हम फूड ले रहे हैं उसमें फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी हो सकती है। और क्या कारण हो सकते हैं? एक कारण ये भी हो सकता है कि हम उस फूड को, उस विटामिन B12 और फॉलिक एसिड को ले तो रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। और एब्जॉर्ब होने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर देखे, जैसे आर प्रोटीन, इंट्रिंसिक फैक्टर, ये सब क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो कि एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं। इसका मतलब ये है कि या तो हमें न्यूट्रिशन मिल नहीं रहे, या तो हम ले रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, और कई सारी और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। जिसका एक उदाहरण है परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया एक ऐसे टाइप का एनीमिया है जिसमें हमारी इंटेस्टाइन अफेक्टेड हो जाती है, और इंटेस्टाइन अफेक्टेड होने की वजह से प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन जो होता है फॉलिक एसिड और विटामिन B12 का नहीं हो पाता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज, कई बार हमारी गैस्ट्रिक जो सेल्स होती है उसमें भी डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आर प्रोटीन रिलीज नहीं हो पाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन पाते। मेल एब्जॉर्प्शन, डायरेक्ट डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, ठीक है। ब्लाइंड लूप सिंड्रोम एंड फिश टैप पॉट सिंड्रोम, आप सिर्फ नाम सुन लीजिए, ठीक है, ज़्यादा इसके हम डीप में ना जाए तो इसके हमें पैथोलॉजी समझना बहुत जरूरी है कि किस वजह से होता है। तो हमने डायरेक्टली देख लिया कि फॉलिक एसिड और विटामिन B12 अगर कम होगा तो विटामिन B12 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी कमी होगी तो DNA सिंथेसिस इम्पेयर होगी, ठीक है, ठीक है, चार्ट हम दे चुके हैं। एंड समटाइम इंक्रीज डिमांड, प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी के टाइम में इसकी डिमांड बढ़ जाती है, और प्रॉपरली सप्लाई नहीं होने की वजह से हमको मेडुलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक। अब प्रिपरेशन एंड डोजेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। यदि ये डिसीज़ हो गई तो डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्रिप्शन देता है, डॉक्टर हमें क्या देता है? तो डॉक्टर जो होता है वो अलग अलग टाइप से, या तो वो पेरेंटल यानी कि इंजेक्शन हमको देगा, या तो फिर कोई पेरेंटल यानी कि टैबलेट फॉर्म हमको दे सकता है। तो साइनोकोबैलमिन यहाँ पर आप देख रहे हो, साइनोकोबैलमिन इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, साइनोकोबैलमिन इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B12। साइनोकोबैलमिन जो होता है पिंक कलर का इंजेक्शन होता है, 100 mg पर मिलीलीटर होता है, ठीक है, ठीक। और इसका जो डोज होता है वो 1000 माइक्रोग्राम्स वंस अ वीक, एक वीक में 1000 माइक्रोग्राम्स जो होता है वो दिया जाता है, ठीक है, और इंट्रामस्कुलर, और 8 वीक यानी कि 8 हफ्ते के लिए, देन 1000 दूसरे अगले 8 वीक में दूसरा 1000 माइक्रोग्राम्स का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्सीकोबैलमिन, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, दिस इज ऑल्सो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B12, ठीक है। 100, 500 and 1000 माइक्रोग्राम पर एलिमेंट, बेटर रिटेंशन बट कैन इंक्लूड एंटीबॉडी फॉर्मेशन, नॉट यूज्ड इन US, ठीक है। एंड मिथाइलकोबालमिन 0.5 mg टैबलेट, ठीक है, डोजेस 1.5 mg, प्रमोटेड बाय न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट इन डायबिटीज एंड अदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अगर न्यूरोनल डिसऑर्डर है तो उसमें डोज को हम इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे 0.5 mg से डोज 1.5 mg तक के दे सकते हैं। तो यदि ये डिसीज़ है तो ये प्रिपरेशन और डोजेस है पेशेंट के लिए, ठीक है। ओके, फॉलिक एसिड की बात करते हैं। फॉलिक एसिड का केमिकल नेम है टेरॉइल मोनोग्लूटामिक एसिड, ठीक है, टेरॉइल मोनोग्लूटामिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉल्ड एज फॉलिक एसिड, जिसे हम फॉलिक एसिड कहते हैं, और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इट इज फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। सोर्स कहाँ पर होता है इसका? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, लिवर, यीस्ट, किडनी, ठीक है, एग, मीट, फिश एंड डेयरी फूड, ठीक है। एंड मस्ट ऑफ इट इज डिस्ट्रॉयड कुकिंग, जो कि फूड को ज़्यादा पकाने से ये कई बार फॉलिक एसिड जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और डेली रिक्वायरमेंट जो होती है इसकी 50 to 100 माइक्रोग्राम्स होती है। प्रेगनेंसी लैक्टेशन 500 to 800 माइक्रोग्राम्स इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में 50 to 100 माइक्रोग्राम डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है। नॉर्मली हमको जो फॉलिक एसिड चाहिए होता है वो 50 to 100 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसका अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। तो फॉलिक एसिड, जैसे कि हमें विटामिन B12 से अगर हम
कंपेयर करें तो विटामिन B12 जो था वो नॉन सॉल्युबल विटामिन था, जो कि आसानी से सॉल्युबल नहीं हो पा रहा था, जिसलिए उसके एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ फैक्टर या कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती थी। बट फॉलिक एसिड इज़ अ सॉल्युबल विटामिन, एक टाइप का सॉल्युबल विटामिन है, जिसकी वजह से हमें इसके लिए ज़्यादा फैक्टर और ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कंजुगेज एक एंजाइम होता है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कंजुगेज इज ए एंजाइम, ठीक है, जो वेजिटेबल और मेमेलियन टिश्यू के अंदर प्रेजेंट रहता है। GI2 न्यूक्लियोसाइड पेनक्रियाज में भी ये कंजुगेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो कि जो फॉलिक एसिड होता है उसको हाइड्रोलाइज करता है टेराइल मोनोग्लूटामिक एसिड में। ठीक है, बाय विद द हेल्प ऑफ कंजुगेज एंजाइम एंड टेराइल मोनोग्लूटामिक एसिड इज एक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलिक एसिड एंड टेराइल मोनोग्लूटामिक एसिड कम्प्लीटली एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है बिना किसी फैक्टर के। इंटेस्टाइन के जैसे 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, डिओडेनम, जेजेनम, इलियम। ठीक है, तो जेजेनम वाले पार्ट में जो होता है ये इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओरली गिवन फॉलिक एसिड अपीयर्ड इन 30 मिनट सर्कुलेशन, इट सर्कुलेट एज N5-methyl टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक, अगर फॉलिक एसिड जो होता है, ठीक है, उसको हम ओरली देते हैं तो 30 मिनट के सर्कुलेशन के बाद ये जो होता है N5-methyl टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में ये सर्कुलेट होता है। ठीक है, मेजरली इज लूजली बाउंड टू एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन। तो ये क्या होता है बेटा, फॉलिक एसिड जो होता है एल्ब्यूमिन से लूजली बाउंड हो जाता है और बाउंड होने के बाद में ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट होता है, और जहाँ पर भी जिस सेल्स में इस फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है वहाँ पर एल्ब्यूमिन से ये डिटैच होके फिर इसका यूज़ कर लिया जाता है। इनसाइड द सेल के अंदर जो होता है ये कन्वर्टेड होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में बाय कोबालमिन। ठीक है, डिपेंडेंट एंजाइम यानी कि विटामिन B12 डिपेंडेंट एंजाइम मिथ्योनिन सिंथेटिस एंजाइम जो मिथ्योनिन सिंथेटिस जो कि विटामिन B12 डिपेंडेंस होता है, उसकी प्रेजेंस में फॉलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। और टेट्राहाइड्रोफोलेट जो होता है ये यूजेबल फॉर्म होता है, मतलब इस फॉर्म में इस फॉलिक एसिड को यूज़ किया जाता है। और हम यहाँ पर देख ही रहे हैं कि ये विटामिन B12 पर डिपेंडेंट है, मतलब जो फॉलिक एसिड होता है उसको टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होने के लिए विटामिन B12 जरूरी है। मतलब यदि विटामिन B12 नहीं है तो फॉलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और उसका यूज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कई बार विटामिन C प्रोटेक्ट PHA फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। ठीक है, कई बार विटामिन C जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है टेट्राहाइड्रोफोलेट को डिस्ट्रक्शन होने में। ठीक है, और टोटल फॉलेट इन बॉडी 5 to 10 mg जो होता है वो बॉडी में फॉलिक एसिड जो होता है हमारा देखने को मिलता है। 1/3 इन लीवर एज मिथाइल फोलेट। ठीक है, और जो बॉडी ऑर्गन होते हैं इस फॉलिक एसिड को अपने पास स्टोर करते हैं। तो ये जो स्टोर्ड फॉलिक एसिड है ये लगभग 4 महीने 4 मंथ तक के हमारी बॉडी में पर्याप्त होता है। इसका मतलब ये है कि 4 मंथ तक यदि फॉलिक एसिड नहीं मिला तो ये डिसीज़ नहीं होगी, पर कंटिन्यू यदि फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी बनी हुई है तो भी हमको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। क्लियर? फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है बेटा, मेटाबॉलिक फंक्शन देख लेते हैं हम। फॉलिक एसिड जो है वो फॉलेट रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉलिक एसिड जो होता है वो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, और डाईहाइड्रोफोलिक एसिड के बाद में THF टाईहाइड्रोफोलिक एसिड, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड। तो DHF एसिड THF में कन्वर्ट होता है फॉलिक एसिड। ठीक है, और THF मैंडेटेड नंबर ऑफ 1 कार्बन ट्रांसफर, मतलब हमारी बॉडी में कई सारी मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन होती है जहाँ पर एक कार्बन को ट्रांसफ़र करना होता है, 1 कार्बन मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करना होता है, वहाँ पर फॉलिक एसिड जरूरी होता है। ठीक, क्या क्या होता है जैसे कि हम पहले ही देखते कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू मिथाइनिन। हमने देखा विटामिन B12 की प्रेजेंस में होमोसिस्टीन मिथाइनिन में कन्वर्ट होता है और उस समय फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जनरेशन ऑफ थाइन डाइलेट, कन्वर्जन ऑफ सीरीन टू ग्लाइसिन एंड प्यूरिन सिंथेसिस। प्यूरिन सिंथेसिस, व्हाट इज द प्यूरिन? प्यूरिन क्या है बेटा? प्यूरिन एक रॉ मटेरियल है जो कि DNA सिंथेसिस की जो DNA होता है वो प्यूरिन की वजह से अफेक्टेड होता है, मतलब DNA में प्यूरिन और पायरिमिडीन होता है। मतलब यदि प्यूरिन सिंथेसिस अफेक्टेड हो गई
फॉलिक एसिड की कमी की वजह से प्यूरिन सिंथेसिस यदि अफेक्टेड हुई तो प्यूरिन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो डायरेक्टली क्या हो पाएगा, डीएनए नहीं बन पाएगा, और डीएनए नहीं बन पाएगा तो सेल डिवाइड नहीं हो पाएगी, सेल जो है वो अरेस्ट हो जाएगी, सेल डिवाइडेड नहीं हो पाएगी। और हिस्टिडाइन मेटाबॉलिज्म, तो मेन हमें यहाँ पर समझना है कि बेटा जो होता है प्यूरिन सिंथेसिस अफेक्टेड हो जाएगी फॉलिक एसिड की कमी की, और फॉलिक एसिड का जो एक्टिव फॉर्म है वो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड है, ठीक है। और फॉलिक एसिड से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वो विटामिन B12 की प्रेजेंस में होता है, मतलब फॉलिक एसिड को एक्टिव फॉर्म में बदलने के लिए विटामिन B12 की जरूरत होती है, ठीक है। और फॉलिक एसिड जो है वो डायरेक्टली पार्ट लेता है प्यूरिन सिंथेसिस में, प्यूरिन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, बिकॉज प्यूरिन इज अ रॉ मटेरियल ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का रॉ मटेरियल होता है, जब भी डीएनए को बनना होता है तो प्यूरिन और फाइब्रोनिन की मदद से डीएनए बनता है। आगे देख लें, यहाँ पर इस साइकिल को समझने की कोशिश करें, ठीक है। ठीक है, देखिए आप देख रहे हो यहाँ पर मिथाइल ट्राईहाइड्रोफोलेट, ठीक है। मिथाइल ट्राईहाइड्रोफोलेट से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मिथाइल ट्राईहाइड्रोफोलेट जो होता है, ट्राईहाइड्रोफोलेट जो होता है, यहाँ पर यदि मिथाइल जोड़ दे तो ये मिथाइल ट्राईहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और हमें पता है मिथाइलेशन के लिए भी साइनोकोबैल्मिन की ज़रूरत पड़ती है, मिथाइलिन के भी कोबैल्मिन की ज़रूरत पड़ती है, तो कोबैल्मिन की वजह से मिथाइल ट्राईहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है। अब ट्राईहाइड्रोफोलेट जो होता है, ट्राईहाइड्रोफोलेट आगे चल के, ठीक है, जो एन फॉर्मेल ट्राईहाइड्रोफोलेट जो होता है वो ट्राईहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है, और इसी दौरान यहाँ पर प्यूरिन की सिंथेसिस होती है, प्यूरिन सिंथेसिस एंड ट्राईहाइड्रोफोलेट, यहाँ से इस तरह से भी समझ सकते हैं, N5 फॉर्मेट ट्राईहाइड्रोफोलेट, ठीक है, जो होता है यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोफोलेट में, और डाईहाइड्रोफोलेट जो होता है अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है ट्राईहाइड्रोफोलेट, ठीक है। ट्राईहाइड्रोफोलेट इज अ ट्राईहाइड्रोफोलेट इज अ एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड। तो ट्राईहाइड्रोफोलेट जो होता है डिफरेंट रिएक्शंस को करता है, जिसकी वजह से डीएनए सिंथेसिस होती है, ठीक। इसको समझ लीजिए, यदि समझ में नहीं आता तो फिर हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे। आप इतना समझिए कि जो फॉलिक एसिड है उसका एक्टिव फॉर्म जो है वो होता है ट्राईहाइड्रोफोलेट, जैसे कि हम पहले यहाँ पर देख चुके हैं, ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड इसका एक्टिव फॉर्म है, और ट्राईहाइड्रोफोलेट जो होता है, और ट्राईहाइड्रोफोलेट ये वाली प्रोसेस अगर रुक गई जो कि विटामिन B12 की प्रेजेंस में होती है तो THFA नहीं बन पाएगा, और THFA नहीं बन पाएगा तो प्यूरिन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, और प्यूरिन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो डीएनए नहीं बन पाएगा, ठीक। डिफिशियंसी को समझ लेते हैं हम कि डिफिशियंसी कैसे होती है। इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक, मतलब हम जो फूड ले रहे हैं उसमें प्रॉपर अमाउंट में फॉलिक एसिड नहीं है, जिसको हम इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक भी बोलते हैं। मेल एब्जॉर्प्शन, कई बार सिलिट डिसीज, ट्रॉपिकल स्पूर, रीजनल आइलेटिस, ठीक है, ये सब इंटेस्टाइनल डिसीज़ है, और इंटेस्टाइन में अगर डिसीज़ हो जाएगी तो सीधी सी बात है, इंटेस्टाइन में डिसीज़ होगी तो क्या हो जाएगा बेटा, फॉलिक एसिड जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। और कई बार क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, ज़्यादा शराब पीने की वजह से भी फॉलिक एसिड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि फॉलिक एसिड जो होता है वो लीवर में स्टोर होता है, और लीवर यदि अफेक्टेड हो जाएगा तो फॉलिक एसिड का स्टोरेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इंक्रीज डिमांड प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम में फॉलिक एसिड की डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लाई भी बढ़ना चाहिए, यदि सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाएगी। और कुछ ड्रग्स है लाइक फिनाइटोइन, ठीक है, फिनोबार्बिटॉल एंड प्राइमोडॉल, जिसकी वजह से भी डीएनए सिंथेसिस अफेक्टेड होती है, ठीक। अब हम प्रिपरेशन देख लेते हैं। फॉलिक एसिड टैबलेट जो होती है 5 mg टैबलेट मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, डॉक्टर्स आपको देते हैं, ठीक है, इस डिसीज़ में, ठीक है। 5 to 20 mg का डोज होता है, ठीक है।
डोज और टैबलेट में अंतर होता है बेटा। 5 mg का मतलब एक टैबलेट में 5 mg तक हो सकता है, और डोज का मतलब कंप्लीट डोज, ठीक है, मतलब 20 mg तक के उसे हमें देना होता है, ठीक। प्रोफाइलेक्सिस में हमें ये देखना पड़ता है। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करना, 0.5 mg पर डे तक के उसमें ब्लड में अवेलेबल रहना चाहिए, ठीक है। एंड आल्सो पेरेंटल फॉर्म्स आर ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। फॉलिक एसिड के पेरेंटल फॉर्म बॉटल वगैरह भी जो इंजेक्शन होते हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। यूजेस मेगलोब्लास्टिक एनीमिया प्रोफाइलेसिस यानी डिटेक्ट करने के लिए हम फॉलिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहिए, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे सिकल सेल एनीमिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।